ये कहानी है उस दौर की जब बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था, मगर ज्यादातर लोग इसे मानने से इनकार कर देते थे। सब कुछ सामान्य दिखते हुए भी भीतर ही भीतर किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा लगता था। माहौल ऐसा था कि जैसे पूरा शहर किसी अनकहे इशारे का इंतजार कर रहा हो। लेकिन सवाल वही है कि आखिर हालात उस मोड़ तक पहुंचे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले देखिए इंडो सागा का ड्रीम प्रोजेक्ट टीजर। गर्व से भर उठेगा हमारे आने वाली पीढ़ियों का सीना जब वो आज का इतिहास पढ़ेंगी। जो मेरे साथ है वो अपना कदम आगे बढ़ाए, जो मेरे साथ है वो अपने डर को यहीं गिरा दें। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, एकलिंग जी की सौगंध, रक्त के आखिरी कतरे तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। हर हर महादेव। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 29 जुलाई 1946 को बॉम्बे में हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में डायरेक्ट एक्शन का प्रस्ताव पास होने से पहले ही बंगाल के मुस्लिम नेता जिहाद की तैयारी में जुट चुके थे। बंगाल मुस्लिम लीग के नेता अबुल हाशिम ने 29 जुलाई से पहले ही ऐलान किया था कि जहां इंसाफ और बराबरी नाकाम हो जाए, वहां चमकती तलवार फैसला करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन ने साफ कहा था कि मुसीबत खड़ी करने के 150 तरीके हैं, खासकर जब मुस्लिम लीग को अहिंसा तक सीमित नहीं रहना है। बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने भी दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान 29 जुलाई से पहले ही यह बयान दिया कि अगर डायरेक्ट एक्शन डे जैसा कुछ मनाया गया तो कलकत्ता में दंगे काबू करना मुश्किल होगा। 16 अगस्त हमले की तारीख से कई हफ्ते पहले ही तैयारी शुरू हो चुकी थी। 4 अगस्त 1946 को कलकत्ता में एक गुप्त बैठक हुई जिसमें महल्ला सदर, मुस्लिम ट्रेड यूनियन नेता और कार्यकर्ता जमा हुए। वहां यह तय हुआ कि डायरेक्ट एक्शन डे को किस तरह अंजाम दिया जाएगा। मुस्लिम लीग ने पहले ही सभी मुस्लिम हॉस्टलों के छात्रों को निर्देश दे दिए थे कि 16 अगस्त को उन्हें चाकू, मिट्टी का तेल आदि साथ रखना है और ट्राम गाड़ियां व फौजी गाड़ियां जलानी है। हबीबुर रहमान, जो कभी लीग में था लेकिन बाद में कांग्रेस में चला गया, उसने सार्वजनिक रूप से ऐसे सर्कुलर दिखाए जिनमें लिखा था कि अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्रवादी मुसलमानों और कांग्रेसियों को भी निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान एम्बुलेंस कोर तैयार की गई, मानो पाकिस्तान पहले ही बन चुका हो। ऑक्टरलोनी मॉन्यूमेंट के पास एक फर्स्ट एड सेंटर खोला गया जहां 16 अगस्त को जिहाद रैली होनी थी। लीग वॉलंटियर्स को शहर के बड़े अस्पतालों में तैनात किया गया ताकि अगर कोई मुसलमान घायल हो तो उसकी देखभाल हो सके। यह सब इस बात का सबूत था कि 16 अगस्त 1946 से पहले ही कलकत्ता में बड़े पैमाने पर कत्लेआम की तैयारी की जा चुकी थी। पंडित नेहरू की पार्टी को चेतावनी दी गई थी कि देश में बड़े कत्लेआम की तैयारी हो रही है। एक ऐसा तूफान उठेगा जो केवल अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी बहा ले जाएगा। इस खून खराबे की पूरी जिम्मेदारी अंग्रेज बनिया साजिश यानी ब्रिटिश हुकूमत और हिंदू व्यापारी वर्ग की मिलीभगत पर डाली गई और मुसलमानों से कहा गया कि उन्हें अब अपने हक के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार होना चाहिए। पर्चों के जरिए रमजान और जिहाद का आह्वान किया गया। उनमें लिखा गया कि इस पाक महीने रमजान में ही मक्का काफिरों से फतह किया गया था और इसी महीने में पाकिस्तान कायम करने के लिए जिहाद का ऐलान हुआ है। बॉम्बे सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काउंसिल ने तय किया कि 16 अगस्त 1946 को पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल डे मनाया जाएगा। इस आह्वान में कहा गया कि अंधे देखे, बहरे सुने और गूंगे बोल उठे कि मुसलमान एक जिंदा कौम है और आजादी मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। लीग ने आदेश दिया कि हर मस्जिद में 16 अगस्त वाले जुम्मे के दिन यह सर्कुलर पढ़कर सुनाया जाए और हर आदमी को ऑक्टरलोनी मॉन्यूमेंट पर दोपहर 3 बजे हजारों की भीड़ के साथ पहुंचना है। इसके बाद पर्चों और अखबारों के जरिए मुसलमानों को शहादत और बलिदान की अपील की गई। उनसे कहा गया कि वे सिराजुद्दौला, सैयद अहमद बरेलवी और टीपू सुल्तान जैसे शहीदों की तरह कुर्बानी दे। और यह भी बोला गया कि गुलामी से बेहतर है मिट जाना और पाकिस्तान की जंग में औरतें, मर्द, बच्चे सभी शामिल हों।
कलकत्ता मुस्लिम लीग के नाम से छपे पर्चों में यह लिखा गया कि हे अल्लाह, तेरे नाम पर हम जिहाद शुरू कर रहे हैं, हमें काफिरों पर फतह बख्श और हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत कायम करने की ताकत दे। एक पर्चे में जिन्ना की तस्वीर बनाई गई थी, हाथ में खंजर लिए, और नीचे लिखा था कि ए काफिरों, तुम्हारा अंत करीब है, कत्लेआम होगा और हम अपनी शान दिखाएंगे। दूसरे पैम्फलेट में लिखा गया कि खून की नदियां बहेंगी, हमारी तलवारें चमकेंगी, अल्लाह का जिक्र गूंजेगा और 16 अगस्त कयामत का दिन होगा। दूसरी ओर हिंदू प्रतिक्रिया भी सामने आई। हिंदू महासभा ने 16 अगस्त को जारी किए गए अपने पर्चे में लिखा कि किसी को मजबूरी में हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, हर हिंदू अपना रोजमर्रा का काम जारी रखे। हिंदू महासभा के अनुसार हड़ताल में शामिल होना पाकिस्तान की मांग का समर्थन करना है। बंगाल प्रांतीय हिंदू छात्र महासभा ने भी यही अपील की कि हिंदुओं को मजबूत होकर हड़ताल का बहिष्कार करना चाहिए। बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी जिलों को सर्कुलर भेजकर कहा कि यह हड़ताल आजादी की लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि देश को सबसे खतरनाक सांप्रदायिक लकीर पर बांटने के लिए है। जैसे जैसे 16 अगस्त करीब आता गया, पर्चों में लगातार यही संदेश फैलाया गया कि कौम ए मुस्लिम के लिए खुली जंग का दिन आ गया है और यह हीरो की कौम की सियासत है। बहुत समय से हम भिखारियों की तरह जी रहे थे, अब रमजान में अल्लाह ने हमें वह दिन दिया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। उस समय नारे गूंजते थे, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान, साले हिंदू लोगों को मार डालो। पुलिस रिपोर्टों और गवाहियों में यह सामने आया कि राजा बाजार में मुसलमान आतंकी हथियार तेज कर रहे थे। लालबागान बस्ती में चाकू और खंजर पहने किए जा रहे थे। इसके अलावा धर्मतल्ला स्ट्रीट में गुंडों के लिए घर रिजर्व किए गए थे। बेलगाछियां इलाके में तलाशी में तलवारें, लाठियां और खंजर बरामद हुए। दंगे के बाद किड्डरपोर इलाके से बड़ी तादाद में तलवारें और खंजर बरामद किए गए। यह सब उस तैयारी और हथियारों के जखीरे को दिखाता था जो डायरेक्ट एक्शन डे से पहले ही जमा किया जा चुका था। मुस्लिम दुकानों पर पाकिस्तान लिखा गया था और लीग के लारी में बैठे लोग तलवार, चाकू, खंजर और लाठी लेकर शहर में घूम रहे थे। 16 से 19 अगस्त के बीच मुस्लिम लारियां हथियारों और ईंट पत्थरों के साथ बराकपुर ट्रंक रोड पर घूमती पाई गई। हथियार जकरिया स्ट्रीट और नखोदा मस्जिद में जमा किए गए थे। रिपन स्क्वायर के चारों ओर लगी रेलिंग उखाड़कर उन्हें तेज हथियार बना दिया गया। 16 अगस्त को और उसके बाद कई ट्रकों का इस्तेमाल किया गया ताकि जिहादी दंगाइयों को इधर उधर पहुंचाया जा सके। सुहरावर्दी और उस्मान ने 15 से 18 अगस्त के बीच पेट्रोल के कूपन खुलकर बांटे, जबकि उस समय पेट्रोल राशन पर था। पुलिस अधिकारियों ने पहले ही चेतावनियां भेजी थी कि मुस्लिम इलाकों से लाठियों से लैस जुलूस निकलने की संभावना है, और यह भी कहा गया कि मुस्लिम लीग वाले हिंदू दुकानदारों और मजदूरों पर दबाव डालेंगे कि वे हड़ताल में शामिल हों। अन्य रिपोर्टों में भी कहा गया कि अगर हिंदू दुकानें खुली रहीं तो शांति भंग होगी। 16 अगस्त 1946 की सुबह से ही हालात बिगड़ने लगे। सुबह 4:30 बजे चाकूबाजी शुरू हुई। 7:30 से 9:30 बजे के बीच मानिक तल्ला बाजार में दंगा शुरू हुआ। लाल बाजार से जा रहे पुलिस ट्रक को मुस्लिम गुंडों ने रोका। सीआर एवेन्यू और बीडन स्ट्रीट पर टकराव हुआ। बो बाजार और सीलदह जंक्शन पर मुसलमानों की भीड़ लाठियों और लोहे की रॉड के साथ जमा थी। टेरिटी बाजार और लोअर चितपुर रोड पर झगड़े हुए और सीलदह की हालत गंभीर हो गई। रिपन स्ट्रीट, वेल्सली स्ट्रीट और मुल्लिक बाजार में चाकूबाजी हुई। बरटोला थाना मुस्लिम भीड़ ने घेर लिया और पुलिस ने मदद की गुहार लगाई। सुबह 10:10 पर डम डम रोड पर हिंदू मुस्लिम टकराव हुआ और मुसलमानों ने आगजनी की। रिपन कॉलेज के पास हिंदू दुकानों पर हमला हुआ और विवेकानंद रोड पर कमला वस्त्रालय को आग लगा दी गई। धर्मतल्ला इलाके में न्यायाधीश बैनर्जी मारे गए जब वे एक बच्चे की रक्षा कर रहे थे। मुस्लिम भीड़ सीलदह से बो बाजार और वहां से मैदान की तरफ लूटपाट करती गई। श्याम बाजार से हटी बागान तक तलवारबंद गुंडों का जुलूस निकला। नरकेलडांगा मेन रोड पर 5 हिंदुओं की लाशें मिली। शाम 3 बजे के बाद गिरपा इलाके में कत्लेआम हुआ। मैदान में मॉन्यूमेंट के पास बड़ी मुस्लिम भीड़ जमा हुई और वहां से निकले गुंडों ने दुकानों में आग लगाई और लूटपाट की। लाइट हाउस सिनेमा के आसपास की दुकानें लूटी गई।
बंगाल क्लब और केसी विश्वास की आर्मरी दुकान से हथियार लूटे गए। धर्मतल्ला की मशहूर दुकान कमलालय और चांदनी चौक बाजार लूटे गए। वेल्सली स्ट्रीट पर सेन एंड लॉ कंपनी और बाटा शू कंपनी की दुकानों को लूटा गया। ताराचंद दत्ता स्ट्रीट पर हिंदुओं की हत्या हुई। नरकेलडांगा और राजा दिनेंद्र स्ट्रीट पर हिंदू मकानों को आग लगा दी गई। फूलबागान इलाके में राहगीरों को लूटा गया और मुस्लिम गुंडे नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान कायम हो चुका। ताला ब्रिज और बेलगाछिया ब्रिज पर कूड़ेदान और लोहे की छड़ों से बैरिकेड खड़े कर दिए गए। विवेकानंद रोड और सेंट्रल एवेन्यू को भी ब्लॉक करने की कोशिश हुई। झगड़े में एक व्यक्ति मारा गया और 7 घायल हुए। रुस्सा रोड पर गुंडे इकट्ठा हो रहे थे और टालीगंज गांव में मुस्लिम भीड़ जमा हो रही थी। लीग वॉलंटियर्स लोगों को साइकिल से खींचकर उतार रहे थे और जरूरी सामान की सप्लाई रोक रहे थे। मैकडॉनल्ड्स बोर्डिंग हाउस की सप्लाई सड़क पर फेंक दी गई। दोपहर 1:30 बजे तक पूरे शहर में दंगे फैल गए, खासकर सेंट्रल एवेन्यू और बो बाजार में। शाम 3 बजे कालीघाट ट्राम डिपो और रुस्सा रोड पर हिंदू और सिख भीड़ ने मुस्लिम जुलूस से भिड़ंत की। हावड़ा में भी हालात तेजी से बिगड़े। सुबह 8 से 9 बजे मुस्लिम लीग नेता शरीफ खान की अगुवाई में भीड़ सालकियां, शिवपुर और काली बाबू का बाजार तक फैल गई। हिंदू दुकानदारों को जबरन दुकानें बंद करने पर मजबूर किया गया और हथियारबंद भीड़ ने पूरे हावड़ा शहर में हड़ताल लागू किया। 17 अगस्त को बिचाली घाट पर 15 नावों में आग लगाई गई और कई नाविक मारे गए। रिपोर्टों के अनुसार मुसलमानों के ट्रक लाकर दंगे कराए गए। मेटिया ब्रुज और किड्डरपोर इलाके में बस्तियां जला दी गई और 600 से ज्यादा लोग मारे गए। बिरला की केशोराम मिल्स में काम करने वाले लगभग 500 उड़िया मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। हालात इतने भयानक हो गए कि उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री विश्वनाथ दास कलकत्ता पहुंचे। बालीगंज सीवेज पंपिंग स्टेशन से 21 से 24 अगस्त के बीच 110 और मोमिनपुर पंपिंग स्टेशन से लगभग 20 शव निकाले गए। गरियाहाट मार्केट में 16 अगस्त को पहुंचे व्यापारी रात भर फंसे रहे और अगले दिन तलवारों से मार दिए गए। पार्क सर्कस में एक कम्युनिस्ट डॉक्टर और उसके परिवार की हत्या कर दी गई। ये वही डॉक्टर थे जो सस्ती चिकित्सा सेवा देते थे, मगर दंगाइयों ने उन्हें और उनके बेटे को मारा, पत्नी बेटी की हत्या कर दी। सड़कों पर चीर फाड़ किए हुए शव बिखरे थे। एक सिख आदमी का तलवारधारी मुस्लिम भीड़ पीछा कर रही थी। धर्मतल्ला में डीसी नॉर्थ खलीलुर रहमान ने रिपोर्ट किया कि वहां और आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी है। स्थानीय पुलिस पूरी तरह असफल रही और बिना फौज हालात काबू में नहीं आ सकते। मुस्लिम लीग और बंगाल सरकार की भूमिका भी साफ दिखी। 16 अगस्त और उसके बाद कई लारियां व प्राइवेट गाड़ियां दंगाइयों को दी गई। मेयर उस्मान और मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने 15 से 18 अगस्त के बीच मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स के लिए स्पेशल पेट्रोल कूपन जारी किए। कारपोरेशन की लारियां भीड़ को दी गई। ईरानी कारोबारी इस्पाहानी ने भी 16 अगस्त को सुबह से लारियां दी। लीग के झंडे लगी गाड़ियां पेट्रोल मांगती घूम रही थी। कई पेट्रोल पंप भी लूट लिए गए। 16 अगस्त को ऑक्टरलोनी मॉन्यूमेंट पर मीटिंग 3 बजे तय थी और वहां सोहरावर्दी, उस्मान और नजीमुद्दीन ने भाषण दिए, जिन्होंने भीड़ को और भड़काया। सोहरावर्दी ने खुलेआम कहा कि उनके पास 24 घंटे है, पाकिस्तान कायम करने के लिए जो करना है करो। इस्पाहानी ने भी उकसाने वाला भाषण दिया। मीटिंग खत्म होते ही भीड़ हिंदू दुकानों को लूटने और जलाने लगी। केसी विश्वास की आर्मरी से हथियार लूट लिए गए। पुलिस मौजूद थी लेकिन संख्या के कारण रोक नहीं पाई। मानिकतल्ला उल्टाडांगा इलाका तबाह हो गया। उल्टाडांगा ब्रिज पर हजारों लोग भिड़े। झुग्गियों में आग लगाई गई और महिलाओं बच्चों की हत्या हुई। राजा दिनेंद्र स्ट्रीट की इमारतें जलाई गई। कई गवाहों ने बताया कि बड़ी भीड़ ने घरों पर हमला कर आगजनी की। 17 अगस्त को 50 से 60 झोपड़ियां जलती मिली और मशालें लेकर भीड़ आग लगा रही थी। एक पुलिस अधिकारी ने गवाही दी कि उल्टा डांगा मेन रोड पर दोनों तरफ की बस्तियां जल रही थीं और लगभग 40 औरतें और बच्चे डर के मारे बाहर नहीं निकल पाए थे। उन्हें नहर के दूसरी तरफ ले जाकर बचाया गया। कई हिंदू गवाहों ने बताया कि बच्चों को आग में फेंक दिया गया। हमले वीआईपी घरों तक पहुंचे। डिप्टी पुलिस कमिश्नर राय बहादुर SN मुखर्जी का घर भीड़ ने घेर लिया। मशहूर वकील और एयरफोर्स अफसर DK दास का घर भी निशाना बना।
16 अगस्त की रात 8:30 पर 4 युवक रेड क्रॉस का झंडा लगी जीप BLB 7536 में पकड़े गए। जीप पर मुस्लिम लीग का झंडा भी था और तलाशी में खंजर, चॉपर मिले। यह साफ था कि दंगे फैलाने के लिए रेड क्रॉस का भी दुरुपयोग किया गया। कसाई बस्ती की ससथितला स्ट्रीट पर एक मुस्लिम नेता भीड़ को भड़का रहा था। उसकी अगुवाई में भीड़ ने ससथितला की 2 हिंदू बस्तियों में आग लगाई। 13 ससथितला रोड पर शिवलिंग अपवित्र की गई और शीतला माता व भगवान शिव की मूर्तियां तोड़कर नाली में फेंक दी गई। 17 अगस्त की सुबह 11 बजे गैस स्ट्रीट पर दिन दहाड़े हिंदुओं की हत्या हुई। लाशें नहर में फेंकी गई। घर नंबर 2 और 3 से हिंदुओं को बाहर निकालकर सड़क पर कत्ल किया गया। कई को कमरों में घुसकर भी मार डाला गया। रिपोर्टों में दर्ज है कि सुबह 8:25 पर गैस स्ट्रीट और राजा दिनेंद्र स्ट्रीट पर अंधाधुंध चाकूबाजी हो रही थी। इसके अलावा 18 अगस्त की रात 11:20 पर बेलिया घाटा के चिंगरी हट्टा रेलवे ब्रिज पर हथियारबंद भीड़ पकड़ी गई। उसी समय एक व्यक्ति मीर साहिब पकड़ा गया। आधी रात को सोहरावर्दी मौके पर पहुंचा और पुलिस को केवल हल्की कार्रवाई करने का सुझाव दिया। रिपोर्ट में दर्ज हुआ कि कारपोरेशन की बसें और लारियां इस्तेमाल कर मुस्लिम मोहल्लों से दंगाइयों को दूसरे इलाकों में पहुंचाया गया। इन ट्रकों को SI नूरुल हुदा भुइयाओं की अगुवाई में ले जाया गया और उसने कहा कि यह आदेश हिस एक्सीलेंसी और मुख्यमंत्री का है। 17 अगस्त की सुबह बुधु औस्तागर लेन के घर नंबर 25 पर हिंदू परिवार पर हमला हुआ। 37 में से 25 लोगों की हत्या कर दी गई। घर जला और लूटा गया। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, लेकिन सोहरावर्दी ने छुड़वा लिया। गणितज्ञ जादव चक्रवर्ती के परिवार को भी निशाना बनाया गया। अपर सर्कुलर रोड पर उनके घर पर 500 से 600 लोगों ने हमला किया। महिलाओं से जेवर छीने गए और एक महिला के साथ जुल्म किया गया। हिंसा का मंजर हर जगह दिखा। काली शो में स्ट्रीट से एक ठेला मिला जिसमें 5 लाशें और एक जिंदा लड़की जिसका नाम शेफाली था पाई गई। सीलदह से 16 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे निकला जुलूस बोबाजार होते हुए मैदान की तरफ बढ़ा। रास्ते में हिंदू दुकानों की लूट हुई और फिर वही नारे लगे, लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान, साले हिंदुओं को मार डालो। बागमारी इलाका भी तबाह हो गया। हिंदू घरों से लाइसेंसी बंदूकें छीनी गई। आरोप लगा कि मानिकतल्ला थाना प्रभारी AKM फजलुल कबीर चौधरी ने खुद इसमें हिस्सा लिया। इस पर जुगानतार, दैनिक बसुमती और हिंदुस्तान स्टैंडर्ड में रिपोर्टें छपी। राजा बाजार के भारत मिहिर प्रेस में 2 हिंदुओं की हत्या हुई। 16 अगस्त की शाम 5:45 पर मैदान से लौटते मुस्लिम लीग समर्थकों ने पार्क स्ट्रीट पर कई दुकानें तोड़ी, जिनमें SK घोष लिमिटेड, वाइन शॉप, जलेजोगा मिठाई की दुकान, RK दत्ता एंड ब्रदर्स, 82 पार्क स्ट्रीट की डेयरी शॉप और परेशनाथ घोष की स्वीट शॉप शामिल थी। एंटली फुलबागान इलाके में 17 अगस्त की रात को करीब 2000 हिंदू पुरुष, महिलाएं और बच्चे निकाले गए और प्राइवेट लारियों से भवानीपुर पुलिस स्टेशन भेजे गए। 18 अगस्त की सुबह से बड़ी तादाद में लोग शरण लेने लगे। बेनियापुकुर रोड, क्रीमेशन स्ट्रीट और लिंटन स्ट्रीट से करीब 4000 लोग थाना परिसर में पहुंचाए गए। मुल्लिक बाजार में शाम 5 बजे से बिहारी हिंदुओं की मोटर पार्ट्स और बर्तन की दुकानें लूटी गईं। कई दुकानों में आग लगाई गई और सैकड़ों दुकानदारों को बचाकर सेंट जेवियर्स कॉलेज पहुंचाया गया। 17 अगस्त की रात 2:30 बजे कई लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें थे अब्दुल मजीद, लियाकत हुसैन, गुलाम रसूल, मजीर अली और मोहम्मद अकरम। पार्क सर्कस में न्यायमूर्ति BK राय की हत्या कर दी गई। न्यायमूर्ति SK बनर्जी, डॉक्टर UP बसु, दीवान बहादुर हीरालाल बसु, BC दत्ता, हाई कोर्ट एडवोकेट और PCD ICS अधिकारी के घरों पर हमला हुआ। परिवार की महिलाओं से छेड़छाड़ और हमले किए गए। PCD के घर पर हमला ख्वाजा नजीमुद्दीन के रिश्तेदार ने किया। सेना भेजने में जानबूझकर देर की गई। 17 अगस्त की दोपहर से पहले हिंदुओं के घर लूटे गए और उनकी लाइसेंसी बंदूकें स्थानीय लीग समर्थक नेता लाल मियां, नसरुल्लाह और सलीम ने जब्त कर ली। यह सब पार्क सर्कस के कंट्रोल रूम से हुआ और इन तीनों नेताओं ने कहा कि मुस्लिम घर पर भी हमला हुआ है, मगर सच्चाई यह थी कि पार्क सर्कस, एंटली और कारपोरेशन स्ट्रीट पर केवल हिंदू घरों को निशाना बनाया गया।
न्यायमूर्ति बी.के. राय के घर को बार बार घेरा गया। पड़ोस में रहने वाले मौलाना अकरम खान, बंगाल प्रांतीय मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट, ने मदद नहीं की। आखिर 500 लोगों की भीड़ ने हमला कर बसंता कुमार राय, रिटायर्ड जज, को मार डाला। उनके बेटे शिशिर कुमार राय और लेफ्टिनेंट ए.के. राय घायल हुए। 18 अगस्त की शाम मुल्लिक बाजार में लूट करते 8 लोग पकड़े गए, लेकिन सोहरावर्दी ने फिर छुड़वा लिया। 18 अगस्त की सुबह 3:03 पर सेंट्रल एवेन्यू और हैरिसन रोड पर तैनात अफसर ने कलाबागान बस्ती से चीखें सुनी। टूटा दरवाजा खोलने पर चाकू और लाठी से लैस लोग निकले। रोकने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। अंदर 9 महिलाएं और 11 मर्द मिले, जिन्हें बचाकर मुल्लिक स्ट्रीट ले जाया गया। सुबह 11:25 पर मेचुआ बाजार और कॉर्नवालिस स्ट्रीट पर भीड़ ने कोमिल्ला यूनियन बैंक को आग लगा दी। भारत कला भंडार नामक मशहूर स्टोर को लूटा और जलाया गया। कोमिल्ला बैंक की इमारत से 100 हिंदुओं को बचाया गया। ताराचंद दत्ता स्ट्रीट पर मारवाड़ी बंगाली हवेलियां जलाई गई। पूर्व मेयर आनंदीलाल पोद्दार के घर से करोड़ों का माल लूटा गया। महिलाओं ने पड़ोसी घरों में कूदकर जान बचाई और सुरक्षित निकलने के लिए पुलिस को पैसे देने पड़े। इसके अलावा तिरिट्टी बाजार में सामूहिक नरसंहार हुआ। लाशें सड़कों पर पड़ी रही और बदबू से पुलिस को खबर हुई। पुलिस अफसरों ने माना कि सोहरावर्दी कंट्रोल रूम से आदेश रोकता रहा, जिससे कार्रवाई नहीं हुई। मेटिया बुरुज में 16 अगस्त को नरसंहार हुआ। 35 मरे, 76 घायल। गार्डन रीच शाम तक काबू से बाहर रहा। उड़ीसा मजदूरों को कत्ल किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर जला और मूर्तियां तोड़ी गई। रात को मिलिट्री पेट्रोल हटा लिया गया। रातू सरकार लेन के निस्तारिणी हॉस्टल में 19 में से 17-18 मारवाड़ी छात्र मारे गए। रिपन हॉस्टल 24 हैरिसन रोड में 2 छात्रों को गोली मारी गई। साइंस कॉलेज और पीजी हॉस्टल बार बार घिरे। प्रोफेसर माखनलाल राय चौधरी ने बताया कि भीड़ ने हमला कर 4 छात्रों को घायल किया, जिनमें 2 की मौत हुई। 17 अगस्त तड़के 1:30 बजे भीड़ ने साइंस कॉलेज और ब्राह्मो गर्ल्स स्कूल पर हमला करने की कोशिश की। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने लिखा कि उन्होंने सेंट्रल एवेन्यू पर मुस्लिम नेशनल गार्ड को वायरलेस वैन के साथ मार्च करते देखा। उसी दिन दोपहर को भीड़ ने विधानसभा स्पीकर सैयद नौशेर अली के घर पर हमला कर कांग्रेस झंडा गिराया और लीग का झंडा फहराने की कोशिश की। 16 अगस्त को मलिक बाजार और पार्क सर्कस मार्केट लूटे गए। अगले दिन महिषादल राजबाड़ी। पुलिस नजदीक थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सरकारी अफसर चोरी का माल उठाते देखे गए। इतिहासकार जदुनाथ सरकार का बेटा और मिठाई कारोबारी भीमनाग का बेटा मारा गया। डायरेक्ट एक्शन डे को ब्रिटिश राज के खिलाफ बताया गया, लेकिन यूरोपीय दुकानों पर हमला नहीं हुआ और निशाना भारतीय, विशेषकर हिंदू दुकानें बनी और कई जगह सिख भी चपेट में आ गए। इतिहासकार लियोनार्ड मॉस्ले ने लिखा कि गटरों में पड़ी लाशें गिद्ध खा रहे थे और यही भारत के बंटवारे की नींव बनी। द स्टेट्समैन ने 18 अगस्त को लिखा कि छुट्टी घोषित करने से हालात बिगड़े। 2 दिन तक खून खराबा, लूट और आगजनी हुई। कर्फ्यू और धारा 144 के बावजूद भीड़ काबू में न आई और गवर्नर को सेना बुलानी पड़ी। भीड़ का राज कायम था। पुलिस फायरिंग और आंसू गैस कर रही थी। फायर ब्रिगेड ने 900 आग बुझाने की कोशिश की, मगर दंगाई रोकते रहे। दरअसल स्टेट्समैन दफ्तर पर भी हमला हुआ, लेकिन स्टाफ ने बचा लिया। वित्तीय नुकसान करोड़ों तक पहुंचा। स्टेट्समैन ने लिखा कि 15,000 तक लोग मरे या घायल हुए। गवर्नर बुरोज लीग का समर्थन कर रहा था, पर हिंदू प्रतिरोध के कारण सेना उतारनी पड़ी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ने लिखा कि बंगाल के नेशनलिस्ट, चाहे हिंदू हो या सिख, लीग के आदेश के खिलाफ थे। अमृत बाजार पत्रिका ने इसे बेरहमी की इंतहा कहा। किसी को घुटनों पर झुकाकर सिर कुचल दिया गया, किसी को रस्सी बांधकर पीटा गया। बंगाल और सिंध सरकारों ने छुट्टी घोषित की, लेकिन सिंध ने हालात देखकर छुट्टी रद्द कर दी और शांति रही। लेकिन बंगाल में छुट्टी दंगों की वजह बनी। पुलिसकर्मी भी लूट में शामिल पाए गए और उन्हें आदेश था कि राजनीतिक प्रदर्शन में दखल न दें, जबकि हकीकत यह थी कि आर्म्ड पुलिस और एंग्लो इंडियन सार्जेंट्स तैयार बैठे थे और फौज तुरंत बुलाई जा सकती थी। अगर 16 अगस्त को कार्रवाई होती तो हजारों जानें बचाई जा सकती थी। धीरे धीरे हिंदुओं को समझ आया कि यह निष्क्रियता सोची समझी योजना है। बाहर से गुंडे बुलाए गए।
हिंदू मोहल्लों ने आत्मरक्षा के लिए ग्रुप बनाए और जवाबी हमला किया। रात को शहर चीखो, गोलियों और आग की ज्वाला से गूंज उठा। स्ट्रीट लाइटें बुझा दी गई, फोन सेवाएं ठप हो गई, पूरा शहर अंधेरे और दहशत में डूब गया। 17 अगस्त को हालात और बिगड़े। हिंदुओं ने पलटवार किया, तब जाकर लीग सरकार ने सेना बुलाई। 18 अगस्त से सेना ने शहर का नियंत्रण लिया। यूरोपियन, एंग्लो इंडियन और ईसाई सुरक्षित रहे। इससे साफ था कि डायरेक्ट एक्शन डे ब्रिटिश नहीं बल्कि हिंदुओं के खिलाफ था। लीग ने दावा किया कि अस्पतालों में ज्यादा मुसलमान भर्ती हुए, लेकिन मेडिकल कॉलेज, कैंपबेल और कार्माइकल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड दिखाते थे कि पहले भर्ती हिंदू थे और यह आंकड़े लीग के दावों को झूठा साबित करते थे। 31 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि बंगाल सरकार शांति देने में नाकाम रही। बाद में विधानसभा में लीग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, मगर मुस्लिम वोटों से गिर गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरोप लगाया कि सुहरावर्दी ने जानबूझकर सेना नहीं बुलाई और शहर को गुंडों के हवाले कर दिया। फजलुल हक ने भी कहा कि पुलिस शिकायतों पर सिर्फ नो ऑर्डर्स कहती रही। हालात ऐसे थे जैसे कोई नया नादिर शाह कलकत्ता पर टूटा हो। कांग्रेस नेता के एस रे ने सवाल उठाया कि अगर यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो एम्बुलेंस की जरूरत क्यों थी। लीग के अखबार लगातार भड़काऊ लेख छापते रहे। बेनियापुकुर में हिंदुओं से जबरन पाकिस्तान प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए और कई को इस्लाम कबूलने पर मजबूर किया गया। पुलिस की भूमिका सबसे चौंकाने वाली थी। अहम पदों पर जानबूझकर मुस्लिम अफसर तैनात किए गए थे। कलेक्टर से थानेदार तक अधिकतर मुसलमान थे और हिंदू अफसरों का तबादला कर अल्पसंख्यकों को असहाय बना दिया गया। सुहरावर्दी ने बहस में हालात की जानकारी होने की बात मानी, लेकिन जिम्मेदारी टालता रहा। उसने हिंदुओं, कांग्रेस और ब्रिटिशों तीनों को दोष दिया, जबकि उसके अपने बयान से साफ था कि सुबह से उसे हालात बिगड़ने की खबर थी। अविश्वास प्रस्ताव में यूरोपियन और एंग्लो इंडियन सदस्यों ने लीग का साथ दिया। प्रेस ने इसे भाई को भाई से लड़वाओ, लूटो और राज करो वाली औपनिवेशिक नीति बताया। कलकत्ता पुलिस का ढांचा पूरी तरह असंतुलित था। 25 थानों में से 16 मुस्लिम इंचार्ज, 7 डिटेक्टिव इंस्पेक्टरों में से 6 मुसलमान और ललबाजार हेडक्वार्टर्स भी उन्हीं के हाथ में। नतीजा यह कि पुलिस तंत्र पूरी तरह लीग के कब्जे में चला गया, जबकि 75% आबादी और 90% टैक्स हिंदुओं के थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले ही इस खतरे को भांप चुके थे। 25 अगस्त 1945 को उन्होंने बॉम्बे से वायसराय वेवेल को खत लिखा और कहा कि महासभा ही हिंदुओं का दृष्टिकोण सामने रखती है। मुस्लिम लीग को अलग निर्वाचक मंडल मिला, लेकिन जहां हिंदू अल्पसंख्यक थे, जैसे बंगाल, पंजाब, उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने पाकिस्तान की मांग को बहुसंख्यक की तानाशाही बताया। सवाल उठाया कि अगर मुसलमान हिंदुओं के बहुमत को मानने से इनकार करते हैं तो बंगाल में 54% मुसलमान, 44% हिंदुओं का भविष्य कैसे तय कर सकते हैं। पाकिस्तान बनने पर करोड़ों हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान, तो यह समस्या का हल कैसे होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी प्रांत भारत से अलग होने का अधिकार नहीं रखता, हालांकि सीमाएं भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर बदली जा सकती हैं। मुखर्जी ने सुझाव दिया कि प्रांतों को ऑटोनॉमी मिले, पर मजबूत केंद्र जरूरी है जो रक्षा, विदेश नीति और आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद कहा कि वह हिंदुओं की पार्टी नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग मुसलमानों की है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम समस्या का हल सिर्फ कांग्रेस लीग समझौते से कैसे निकलेगा। उन्होंने चेताया कि भले हिंदू महासभा कांग्रेस जितनी मजबूत न हो, लेकिन करोड़ों हिंदू उनके साथ हैं और उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। ब्रिटिश सेना की भूमिका पर भी सवाल उठे। ईस्टर्न कमांड ने आयोग को पूरी रिपोर्ट नहीं दी। ब्रिगेडियर बिन्नी ने माना कि असली रिपोर्ट कमांडर इन चीफ को भेजी गई थी और उसमें सीक्रेट बातें थी जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। इसका मतलब था कि कई तथ्य दबा दिए गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग की मदद कर रही थी ताकि दंगे भड़के और पाकिस्तान की मांग जबरदस्ती मनवाई जा सके। और आज सालों बाद भी लोग पूछते हैं, हिंदुस्तान ने बंटवारे में क्या खोया? खोया सिर्फ जमीन नहीं, खोया वो मासूम खून जिसकी कीमत कभी चुकाई ही नहीं जा सकी। और अगर यह कहानी आपको हिला गई तो आपको 1947 के विभाजन की त्रासदी जाननी चाहिए।
त्रिपुरा नरसंहार का सच देखना चाहिए और सिकंदर बुतशिकन की निर्मम क्रूरता से रूबरू होना चाहिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।